वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित सर और आज हम अपनी प्रीवियस क्लास को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी वो हमने द लास्ट लेसन इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने शुरुआत के कुछ पेजेस हमने कवर किए थे। आज हम उसके आगे की स्टोरी को कवर करेंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं और वो बच्चे चाहें तो एक बार वो प्रीवियस वीडियो को देख के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको उस चैप्टर की शुरुआती क्षणों में लेकर चलता हूं, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांज। यही हमारे चैप्टर का नरेटर भी है। साथ में एक टीचर है एम हेमिल। इन दोनों की कहानी इस चैप्टर में बताई गई है कि एक दिन फ्रांज घर से देरी से स्कूल के लिए निकलता है, क्योंकि उसे डर है कि उसके टीचर जो एम हेमिल हैं, जो स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, वो उसे कहीं स्कूल में क्या ना करें, गुस्सा ना करें। क्यों गुस्सा ना करें? क्योंकि जो एम हेमिल हैं उन्होंने फ्रांज के लिए पार्टिसिपल एक टॉपिक है उसको लर्न करने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन याद करने के लिए दिए होंगे। तो फ्रांज जो है उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर होता है कि अगर आज वो स्कूल जाएगा तो उसके टीचर उसे क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। अक्सर ही ये सभी बच्चों के साथ क्या है, होता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा काफ़ी सिंसियर रहता है। वो स्कूल के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का जो नज़ारा है वो उसे इतना टेम्पटिंग लगता है, इतना मन को लुभाने वाला नज़ारा लगता है कि वो एक पल को सोचता है कि आज स्कूल ना जाऊं और बाहर के नज़ारों में ही को देखकर ही अपना क्या बिताऊं, वक्त यहाँ पर बिता लूं। लेकिन वो खुद की इमोशंस को कंट्रोल करता है और वो स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। जब वो स्कूल के लिए आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है और बुलेटिन बोर्ड के सामने वो देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े हुए हैं। ये वही बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर खबरें लगाई जाती थीं। और जब फ्रांज वहाँ रुकता है एक पल के लिए, तो उसके मन में ये विकल्प आता है कि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इस बुलेटिन बोर्ड पर बुरी खबरें ही क्या है, लगाई जा रही हैं। चाहे वो युद्ध से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा दिए हुए अलग अलग आदेश हों, वो यहाँ पर लगाए जाते थे। तो फ्रांज और आगे बढ़ जाता है कि उसे समय पर कहाँ पहुँचना है, स्कूल पहुँचना है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए निकलता है, तभी एक ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, जिसका नाम इस चैप्टर में वॉक्टर बताया गया है, वो फ्रांज को रोकता है कि बच्चे, आज स्कूल जाने के लिए तुम्हें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, आज आराम से भी तुम स्कूल जा सकते हो। तो फ्रांज को लगता है कि कहीं ये वॉक्टर है, ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, एक शायद उसका मजाक उड़ा रहा है। वो बहुत तेज़ी से स्कूल जाता है और स्कूल जाते ही वो देखता है कि आज स्कूल का दिन तो बिल्कुल ही अलग है। जो रेगुलर डेज के जैसा आज का दिन बिल्कुल भी नहीं है। आज का दिन बिल्कुल शांत है। सामान्य दिनों में स्कूल में काफ़ी हलचल होती थी, शोर शराबा होता था, लेकिन आज स्कूल में कोई हलचल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये सब देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है और साथ में वो एक चीज़ देखकर और भी बड़ा ही सरप्राइज्ड हो जाता है कि आज उसके जो टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने आज एक ग्रीन कलर का बहुत सुंदर ही क्या पहना है, कोट पहना हुआ है। तो यहाँ तक हम अपना चैप्टर कल कंप्लीट कर चुके थे। इससे रिलेटेड जो हमारे वर्ड्स थे वो भी हम पढ़ चुके थे। आज हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never bore except on inspection and prize days। यहाँ आपने देखा, हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि जो उनके टीचर हैं एम हैमिल, उस दिन उन्होंने अपना एक सुंदर सा हरे रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उस कोट के अंदर एक बढ़िया झालरदार शर्ट पहन कर रखी हुई थी। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और
छोटा काले रंग का रेशम का उन्होंने कैप भी पहन कर रखा हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब सभी चीज़ों पर क्या थी, कढ़ाई थी। एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है जब कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, एम्ब्रॉयडर बोला जाता है। तो सभी कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, सारे कपड़ों पर क्या थी, बहुत सुंदर ही कढ़ाई थी। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। ये कपड़े जो आज एम हैमिल ने पहने हुए थे, ये कपड़े वो सामान्यतः कभी नहीं पहनता था, सिवाय कब, जब या तो प्राइज डेज हो यानी जिस दिन पुरस्कार वितरित किए जाते हों, या फिर इंस्पेक्शन हो यानी जिस दिन स्कूल से का या स्कूल से संबंधित निरीक्षण किया जाता हो, जांच पड़ताल की जाती हो, तब ही जाके वो इन सुंदर कपड़ों को क्या करता था, पहनता था। तो इंस्पेक्शन जो यहाँ पर शब्द है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। Beside the whole school seemed so strange and solemn। इसके अलावा पूरा का पूरा जो स्कूल है, ऐसा लगा जैसे वो क्या हो, स्ट्रेंज हो, बहुत अजीब सा लगा, एंड सॉलम, और ऐसा लगा जैसे पूरे स्कूल में बड़ी ही क्या हो, उदासी हो, बहुत ही गंभीरता हो। सॉलम का मतलब होता है वेरी सीरियस, बहुत गंभीरता। ओके, और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है कोई चीज़ जब हमें अजीब लगती है, सामान्य नहीं लगती, तब हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेंज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उस दिन एम हैमिल ने तो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, लेकिन स्कूल का जो पूरा का पूरा माहौल था वो बड़ा ही उदासी भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे आज हर चीज़ क्या हो, सामान्य ना हो, अजीब सी सारी चीज़ें क्या है, नज़र आ रही थी। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रांज है, इस स्टोरी का नैरेटर है, वो कहता है कि बट द थिंग, लेकिन वह चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी, जब उसने देखा, क्या देखा, ऑन द बैक बेंचेस, की जो पीछे की बेंचेस हैं कक्षा में, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहती थी, खाली रहा करती थी, द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, आज उन सभी बेंचेस पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग बच्चे स्कूल में बैठा करते थे, वैसे ही चुपचाप आज गांव के लोग भी क्या हैं, पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए हैं। ये चीज़ उसे देखकर सबसे अजीब लगी। ये नॉर्मल सी बात है कि स्कूल में बच्चे और टीचर का एक अच्छा रिलेशन रहता है, बच्चे आते हैं और टीचर आते हैं, लेकिन आज इस स्कूल में उसने देखा कि गांव के लोग भी आए हैं और वो पीछे की बेंचेस पर बैठे हैं, जो पीछे की बेंचेस कैसा रहा करती थीं, अपने आप में खाली रहा करती थीं। ओल्ड हाउजर, एक बूढ़ा हाउजर, ये व्यक्ति का नाम है, विथ हिज 3 कॉर्नर हैड, उन्होंने, उस बूढ़े हाउजर ने एक 3 कोने का क्या पहना हुआ था, हैट पहना हुआ था। 3 कॉर्नर हैट, देखो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये बोला जाता है, इस शेप के हैट को बोला जाता है 3 कॉर्नर हैट। देखो यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर कितने कॉर्नर हैं, 3 कॉर्नर हैं। तो जो एक बूढ़ा हाउजर था, उसने 3 कॉर्नर हैट पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, और एक पूर्व मेयर यानी उस इलाके के, उस स्थान के अध्यक्ष भी आए हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक पूर्व पोस्ट मास्टर भी आए हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इन सभी के अलावा भी कई लोग स्कूल में आज आए हुए थे और पीछे की बेंचेस पर चुपचाप क्या है, बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई आज स्कूल में जो बैठा हुआ था, इन सभी में वो सारे के सारे लोग कैसे लग रहे थे, सैड, काफ़ी दुखी लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा हाउजर है वो अपने साथ एक पुरानी प्राइमर लेके आया। प्राइमर जो कहलाती है, वो एक कहलाती है बच्चों को सिखाने वाली किताब। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ने
जब पढ़ना सिखाया जाता है तो एक जो बेसिक बुक होती है उस किताब को ही क्या बोला जाता है, प्राइमर बोला जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों को सिखाई या पढ़ना या लिखना सिखाने वाली जो किताब होती है उसे ही क्या बोला जाता है, प्राइमर बोला जाता है। तो जो बूढ़ा हाउजर है वो अपने साथ एक क्या लेकर आया था, छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाने वाली किताब लेकर आया था, काफ़ी पुरानी किताब लेकर आया था। थम्ड एट द एजेस, वो किताब एजिस पर यानी अपने किनारों पर क्या हो चुकी थी, थम्ड हो चुकी थी, घिस चुकी थी। जो किताब होती है ना, किताब के जो कोने होते हैं ना उनको हम पलटाते हैं, तो पलटाते पलटाते वो कोने क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो इसे बोला गया है थम्ड एट द एजेस। तो उस किताब को पलटाते पलटाते ऐसी हो गई थी कि जैसे उसके कोने क्या हो चुके हों, घिस चुके हों। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उस किताब को खोल कर रखा हुआ था, कहाँ पर, अपने घुटनों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उसके भारी भरकम चश्मे थे वो कहाँ पर, उस किताब के पेजों पर क्या थे, एक तरफ से दूसरी तरफ तक क्या है, रखे हुए थे, ठीक है। जो उसका चश्मा था, ठीक है, वो किताब के जो पेज थे उस पर एक तरफ से दूसरी तरफ क्या है, करके रखा हुआ था। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो एक वर्ड बताया मैंने आपको, प्राइमर, प्राइमर मतलब क्या बताई मैंने आपको, छोटे बच्चों को जो पढ़ाने के लिए और उनको रीडिंग कराने के लिए जो बुक होती है उसे ही क्या बोला जाता है, प्राइमर बोला जाता है। क्लियर। थम्ड एट द एजेस का मतलब जब किताब को पलटते हैं, पलटते पलटते किताब के जो कॉर्नर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, इसे बोला जाता है थम्ड एट द कॉर्नर। देखो यहाँ पर मैंने बिसाइड पर हाईलाइट करके रखा है। इसलिए हाईलाइट करके रखा है कि कई बार बच्चे बिसाइड में और बिसाइड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, या इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट टू, ठीक है। आपके बगल में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो आपके कहाँ बैठा हुआ है, बिसाइड। क्लियर, उसे बोलेंगे हम क्या, बिसाइड। और जो बिसाइड्स होता है, जब इस बिसाइड में क्या ऐड हो जाता है, एस ऐड हो जाता है, तब इसे बोला जाता है क्या, एडिशन टू। एडिशन टू यानी इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। तो ये आपको बेसिक डिफरेंसेस भी याद रखना है शब्दों के बीच में। अगर बिसाइड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है बगल में, और अगर बिसाइड में एस जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त। क्लियर है ये चीज़। चलो अब हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair. अब यहाँ पर हमारा फ्रांज कह रहा है, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, तभी जो हमारे टीचर है एम हैमिल वो अपनी कुर्सी पर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी दुख भरी और प्यारी सी आवाज़ में या विनम्रता पूर्वक आवाज़ में जो वो मेरे साथ अक्सर जिस प्रकार से बोला करते थे, वो क्या कहते हैं, मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि आज ये लास्ट लेसन है और ये लास्ट लेसन मैं आपको क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। इसका मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एम हैमिल है उनकी जो टोन थी वो काफ़ी ग्रेव थी, यानी काफ़ी वो दुख से भरे हुए थे, लेकिन जेंटल थी, यानी जेंटल मतलब क्या होता है, विनम्रता से भरी हुई थी। और वो कहते हैं अपने स्टूडेंट से, बच्चों से, कि आज जो लेसन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आज लास्ट लेसन है, यानी इसके बाद मैं आपको कोई भी नेक्स्ट लेसन नहीं पढ़ाऊँगा,
या इसके बाद मैं आपकी कोई भी अगली क्लास नहीं लूँगा, ऐसा यहाँ पर वो कहते हैं। The order has come from Berlin to teach only जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। साथ में वो ये भी बताते हैं कि जर्मन से आदेश आ चुका है कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या आ गया है, ऑर्डर आ गया है। बर्लिन कहाँ की राजधानी है, बर्लिन जो राजधानी है वो कहाँ की है, जर्मनी की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। तो बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस एंड लॉरेन की स्कूलों में सिर्फ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि दो इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं कहाँ के, फ्रांस के, वो किसके पास चले जाते हैं, जर्मन के पास चले जाते हैं, जर्मनी के पास चले जाते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो अब जब वो उनकी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके ज़िले हैं, दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और वो जर्मनी के पास चले गए हैं, तो वहाँ अब कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी वहाँ की स्कूलों में। वहाँ अब कौन सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। साथ में एम हैमिल बताते हैं कि जो आपके नए टीचर हैं वो कब आएंगे, कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये आज आपका फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस लेसन को बड़े ध्यानपूर्वक क्या है, सुने। देखिए इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है इस सिचुएशन में कि अल्सेस एंड लॉरेन दोनों ही फ्रेंच, दोनों जगह क्या बोली जाती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। दोनों ही स्थान फ्रांस के हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग भी कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। लेकिन जर्मनी ने युद्ध जीता है और अब जर्मन ये चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, यानी कहीं ना कहीं उनसे उनकी मातृभाषा जो फ्रेंच है वो क्या की जा रही है, छीनी जा रही है। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आपको जर्मन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये यहाँ पर एक सीन है जिसको सुनकर जो हमारा नैरेटर है फ्रांज वो काफ़ी व्यथित हो जाता है। उसे लगने लगता है कि आज वह अपनी मातृभाषा से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। मातृभाषा से दूर होने का मतलब होता है अपने राष्ट्र से ही क्या हो जाना, दूर हो जाना। और यही एक कारण है कि स्कूल में आज काफ़ी बड़े लोग भी आए हैं, बूढ़े लोग भी आए हैं, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि आज उनसे उनकी मातृभाषा क्या करी जा रही है, छीनी जा रही है। इसके बाद उन्हें सिर्फ कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। What a thunderclap these words were to me। यहाँ नैरेटर कहता है, फ्रांज कहता है कि ये शब्द जो एम हैमिल ने कहे कि ये आज आपका लास्ट लेसन है बच्चों, इस लेसन को आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। ये शब्द वो कहता है कैसे थे उसके लिए, थंडर क्लैप, कुछ ऐसे थे जैसे उसके ऊपर क्या गिर गई हो, बिजली आकर गिर गई हो। इस प्रकार के शब्द उसके लिए, इस प्रकार के शब्द ये लगे कि कहीं जैसे ऊपर से बिजली आकर क्या हो, उसके ऊपर गिर गई हो। ओ द रैचेस। रैचेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बहुत बुरी स्थिति होना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं व्यक्ति काफ़ी अभाग्यशाली है, व्यक्ति का भाग्य क्या है, अच्छा नहीं है। ओ द रैचेस, अरे कितने अभाग्यशाली हैं हम। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यही वो आदेश था जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। फ्रेंच उसी बुलेटिन बोर्ड के पास से आकर गुजर गया। उसे ये लगा कि इतनी बुरी खबरें यहाँ पर छपती हैं तो ये भी कोई बुरी खबर होगी, लेकिन उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि अब कल से उसका स्कूल भी क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा,
कम्प्लीटली बदल जाएगा, उसके टीचर उससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उसकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो भी उससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ उसने क्या है उम्मीद नहीं की थी। अब उसे लगता है कि हाँ, ये वही एक आदेश था जिसे वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या ये अब मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ होगा? वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अब तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि फ्रेंच भाषा लिखी कैसे जाती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या अब मैं फ्रेंच भाषा और नहीं सीख पाऊंगा? क्या मैं अपनी अब मातृभाषा और नहीं सीख पाऊंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो क्या मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा? ओह अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैंने कभी अपने पाठों को क्या नहीं किया, ठीक से सीखा नहीं। आज मुझे इस बात का बहुत क्या दुख हो रहा था। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, बल्कि मैं क्या करता रहा, पक्षियों के अंडों के पीछे, उनको पकड़ने के पीछे भागता रहा। गोइंग स्लाइड्स ऑन द सार, और मैं जो सार है, सार एक रिवर का नाम है, सार यहाँ पर एक रिवर है, नदी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि यहाँ पर सार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार एक क्या है, रिवर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो सार जो नदी है उस पर मैं स्लाइडिंग, यानी उस पर मैं उछलने कूदने के लिए क्या है, जाता रहा। माई बुक्स, मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, जो कुछ समय पहले मुझे एक परेशानी लगती थी। न्यूसेंस मतलब होता है परेशानी लगना, ठीक है, परेशानी। तो कुछ समय पहले जो किताबें मुझे परेशानी लगती थी, सो हैवी टू कैरी, इनको ले जाना मुझे काफ़ी भारी लगता था। माई ग्रामर, वही किताब जो मेरी व्याकरण की पुस्तक थी। माई हिस्ट्री ऑफ सेंस, वो किताब जो इतिहास की थी और जिसमें संतों से जुड़ा हुआ क्या था, इतिहास था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी क्या हो चुकी हैं, पुरानी दोस्त बन जाएंगी। दैट आई कुडंट गिव अप, और शायद इन किताबों को अब मैं छोड़ भी ना सकूं। मुझे इन किताबों से अब क्या होने लगा है, लगाव होने लगा है, क्योंकि अब ये किताबें मुझसे छीनी जा रही हैं। अब मुझे इन किताबों से क्या होने लगा है, लगाव होने लगा है। अब ये मेरी कहीं पुराने दोस्त की तरह क्या है, बन जाएंगी। इस प्रकार की भावना उसके अंदर क्या है, इमोशंस उसके अंदर क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एंड एम हैमिल टू, और उसे अब अपने टीचर एम हैमिल के बारे में भी वैसे ही इमोशंस आते हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो विचार कि अब वो मेरे स्कूल से, मुझसे दूर होकर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उसको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, अब मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ कि वो कितना क्रैंकी, कितना चिड़चिड़ा था, कितना खतरनाक उसका रूलर, उसकी छड़ी थी जिससे वो पीटता था। अब मुझे उन चीज़ों की कोई परवाह नहीं, मुझे अपने टीचर से बहुत क्या होने लगे हैं, इमोशंस आने लगे हैं कि मेरे शिक्षक मुझसे क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जो मुझे मेरी मदर टंग पढ़ाते थे, मुझे मेरी राष्ट्रीयता के बारे में एहसास कराते थे, आज वो शिक्षक भी मुझसे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का फ्रांज को क्या रहता है, काफ़ी मलाल, काफ़ी उसे अफसोस रहता है। तो आई होप आपको ये वाला हिस्सा भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो वर्ड है न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। यहाँ जो मैंने एक बताया आपको, सार, सार यहाँ पर एक रिवर है, नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जो वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ पर एक बार फिर से लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इन शब्दों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये रहता है कि जब आपको रीडिंग कराई जाती है तो आप अपनी बुक को अपने सामने रखें। बुक को सामने रखने से अच्छा ये होता है कि आपको अगर कहीं डाउट आ रहा होगा तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड पर क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसको बाद में अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं। तो रीडिंग का मतलब है कि आप खुद से पढ़ें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुने भी, और साथ में एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड आप क्या करें, पढ़ें। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार अपीयर करने वाले हो, और जैसा कि आप हिंदी मीडियम के सभी बच्चे जानते हो
कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश सबसे टफ सब्जेक्ट हो जाता है और इंग्लिश में उनके मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आप अपने नंबरों को अच्छे से अच्छा ला पाएँ और अपनी परसेंटेज को भी क्या करें, बेहतर बना पाएँ। तो बेहतर है कि आप अपनी बुक को खोलें और अच्छी अपनी रीडिंग करें। आपके पास बहुत समय है, जितनी बुक को रीड करेंगे, जितना अच्छे से बुक को रीड करेंगे, उतने ही अच्छे आप अपने मार्क्स ला पाएंगे। तो जो पहला हमारा वर्ड है एम्ब्रॉयडर, मैंने आपको बताया है टू डेकोरेट क्लोथ बाय सुइंग अ पैटर्न ऑन पिक्चर ऑन इट, यानी कपड़े पर क्या करना, कढ़ाई करना, उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडर। सॉलिम ये वर्ड है, सॉलिम मतलब बताया था आपको वेरी सीरियस, नॉट हैप्पी और स्माइलिंग, बहुत अधिक गंभीर माहौल होना, ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या नहीं करते, मुस्कुराते भी नहीं है, उसे बोला जाता है सॉलिम। इसके बाद हमने वर्ड पढ़ा रैच। रैच मतलब क्या होता है, अ पुअर अनहैप्पी पर्सन, एक उदास, एक अभागा इंसान, ठीक है, उसे बोलते हैं रैच। प्राइमर जो कौन लेके आया था, ओल्ड हाउजर लेके आया था। प्राइमर क्या होती है, अ बुक यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू रीड, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि बच्चों को रीड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, जिसे हम प्राथमिक पुस्तक भी बोल सकते हैं। ग्रेव, ग्रेव मतलब सैड और सीरियस, काफ़ी गंभीर और उदास, उसे बोलते हैं ग्रेव। थंडर क्लैप, अ लाउड क्रैश मेड बाय थंडर, यानी बिजली की क्या होना, कड़क होना, यानी ऐसे लगना जैसे बिजली क्या हो गई हो, गिर गई हो, उसे बोला जाता है क्या, थंडर क्लैप। तो चलिए हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। Why the old man of the blaze was sitting there in the back of the room, क्यों जो बूढ़े लोग थे गांव के, सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के, कक्षा में, कमरे के आज पीछे क्यों बैठे हुए थे। आज बूढ़े बूढ़े जो लोग आए थे स्कूल में, जो पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए थे, आज वो क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि आज उन्हें भी क्या था, दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी बहुत क्या नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे, इस बात का उन्हें भी क्या था, दुख था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, और आज वो अपने मास्टर का धन्यवाद देने आए थे, फॉर हिज 40 ईयर सर्विस, कि उनके मास्टर ने 40 साल की अपनी क्या दी, फेथफुल सर्विस, बड़ी ही विश्वसनीय क्या दी, सेवा दी है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और साथ ही वो लोग आज अपना, अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे, जो देश अब उनका नहीं रहा। यानी जो आज ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर और फॉर्मर मेयर जो आज स्कूल में पीछे की बेंचेस पर बैठे थे, आज वो इसलिए आए थे क्योंकि आज वो अपने टीचर को, वो टीचर जो 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, एम हैमिल, उसको अपना सम्मान देने आए थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी सेवाओं को 40 साल से क्या है, फ्रांस में दिया है। साथ में अपने देश के प्रति भी सम्मान की भावना प्रकट करने आए थे, क्योंकि अब ये देश उनका नहीं रहा, ठीक है, अब वो किसके अंडर में आ गया है, जर्मनी आर्मी जो है, जर्मन आर्मी है, उसके अंडर में वो क्या आ गया है, देश आ गया है। While I was thinking of all this, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name call, मैंने अपना नाम सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी क्या करने की, रिसाइट करने की, सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, मैंने क्या नहीं किया होगा, टू बी एबल कि मैं योग्य हो जाऊं, टू से कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, जो वो खतरनाक डरावना नियम है पार्टिसिपल का, उसे बताने के लिए मैंने क्या नहीं किया होगा। वेरी लाउड, मैंने बहुत ज़ोर से बोला। क्लियर, कि मैं उस पार्टिसिपल के नियम को बड़े ही स्पष्ट रूप से कह पाऊँ।
विदाउट वन मिस्टेक, कि मुझसे बोलने में क्या ना हो, गलती भी ना हो। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन शुरुआती शब्दों में ही मैं क्या हो गया, अटक गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे ऊपर देखने की क्या नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। तो यहाँ पर जो फ्रांज है वो बता रहा है कि जो उसे लास्ट लेसन एम हैमिल पढ़ा रहे हैं, उस लास्ट लेसन में अब उसकी ही बारी थी। उससे ही पूछा गया कि वो खड़ा हो और खड़ा होकर पार्टिसिपल की क्या बताए, नियम बताए। लेकिन फ्रांज जो कि काफ़ी व्यथित था, सब कुछ उसे लग रहा था जैसे उससे दूर जा रहा है, तो उसे कोशिश भी की कि आज वो पार्टिसिपल का रूल बहुत अच्छे से क्या करेगा, बताएगा। भले ही उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने अंदर से आत्मविश्वास एकत्रित किया कि वो उस रूल को बताएगा, कि हाँ, वो उस रूल को बिना गलती के बता सकता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, अपने शुरुआती शब्दों में ही वो क्या हो गया, अटक गया। और अब वो कहता है कि जब वो अटका तो उसे इस चीज़ का काफ़ी क्या होता है, बुरा लगता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी नज़रें क्या हो पाए, ऊपर उठा पाए, क्योंकि आज उसे महसूस हो रहा है कि आज उसे अपनी मातृभाषा के बारे में भी नहीं पता, और यही मातृभाषा आज उससे क्या की जा रही है, छीनी जा रही है। तो यहाँ आज हम अपना दूसरा हिस्सा पढ़ चुके हैं। द फ्लेमिंगो बुक है हमारी, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। आज उसका हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, सेकंड पार्ट पढ़ा है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम कल देखेंगे, और कल हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर की हम कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे। और आई होप आपको जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।